वो दवाई खाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। सेकंड ब्रेन बुक के ऑथर टियागो फोर्टे कहते हैं कि ये तब की बात है जब मैं अपने जूनियर ईयर ऑफ कॉलेज में था। अचानक से एक दिन मेरे गले में एक बहुत पेन शुरू हो गया और जब भी मैं डॉक्टर को दिखाने जाता तो वो कहते ये तुम्हारे मन का वहम है। एक नहीं बल्कि सब डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद सबकी यही स्टेटमेंट होती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बॉडी में चल क्या रहा है। कुछ टाइम के बाद ये पेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे फूड स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ दिनों के बाद जब मैं बोलता था तो भी मुझे पेन होने लगा। इसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और उस मेडिसिन से मेरी पेन तो चली गई लेकिन मेरी मेमोरी भी साथ साथ चले जा रही थी। सबसे ज्यादा मेमोरीज हम अपनी यंग एज और प्राइम टाइम में बनाते हैं, बट मेरे लिए जो भी मेमोरीज थी, यादें थी, वो सब मैं भूल रहा था। मानो मैं एक यंग इंसान की बॉडी में था जिसकी मेमोरी एक 80 साल की बुजुर्ग की थी। एक दिन अचानक ही जब मैं एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं। या तो मेरी लाइफ जैसे चल रही है वैसे मैं चलने दूं, या तो जो भी मेरे साथ हो रहा है उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। बस फिर क्या था, मैंने एक डायरी और एक पेन लिया और जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था मैंने उन्हें सब लिखना स्टार्ट कर दिया। मुझे जो भी तकलीफ होती थी, मेरे जो भी सिम्टम्स थे, जितने भी ट्रीटमेंट्स मैंने लिए थे महीने में, हफ्ते में, उन सब चीजों को मैं नोट डाउन करने लग गया था। इसके अलावा मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया, मैंने उससे अपनी पेशेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा और उसने मुझे 100 पेजेस की एक फाइल पकड़ा दी। अब 100 पेजेस के नोट्स बनाने बहुत मुश्किल थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन नोट्स को स्कैन कर दूं और डिजिटल नोट्स बना लूं। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग डिजिटल नोट्स फ्रॉम माय कंप्यूटर एंड फोन। बस फिर क्या था, जब मैंने नोट्स बनाना शुरू किया तो मुझे 3 महीने के बाद उन सब नोट्स में अपने बॉडी से रिलेटेड एक पैटर्न दिखाई दिया। जब ये पैटर्न मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे कहा कि मुझे कोई बीमारी या इन्फेक्शन नहीं बल्कि एक फंक्शनल कंडीशन है जो कि एक सिंपल मेडिसिन से ठीक हो सकती है। आई वॉज शॉक्ड कि सेकंड ब्रेन बनाने का इतना बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ सालों के बाद मैंने सेकंड ब्रेन बनाने का एक और फायदा देखा। जब मैं यूएस में वापस गया देन मैंने सडनली एक एनालिस्ट की जॉब पकड़ ली। वहां पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग करते क्या है। मैंने सोचा कि मैं वही करता हूँ जो मुझे आता है, यानी मैं नोट्स बनाता हूँ। और अगेन मैंने हर चीज के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दी। और फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद मुझे धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाई देना शुरू हो गया। मुझे समझ में आ गया था कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, लोग किस तरीके से काम को हैंडल कर रहे हैं। जब भी ऑफिस में किसी को कोई भी चीज याद नहीं होती थी या उन्हें कुछ ढूंढना होता था, किसी क्लाइंट की डिटेल एक्सेट्रा, तो वो मुझसे ही पूछते थे। मैं वहां पे एक कूल पर्सन बन गया था जिसे सब कुछ पता होता है। मेरे कलीग्स, फ्रेंड्स जब भी मेरे साथ पार्टीज में जाते थे वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे कि मैं ये सब कैसे करता हूँ, और मेरा एक ही जवाब होता था, आई हैव अ सेकंड ब्रेन। अब ऑब्वियसली हमें से कई लोग सोचते होंगे कि हम अपना सेकंड ब्रेन कैसे बना सकते हैं। तो ये एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जिसे हम कोड एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, जहाँ पे सी का मतलब आता है कैप्चर। फेमस साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन काफी डाइवर्स काइंड ऑफ पर्सन थे। एक बार की बात है कि रिचर्ड फेमन एक कैफेटेरिया में बैठे थे और उस कैफेटेरिया में सारे स्टूडेंट्स डिनर कर रहे थे कि तभी अचानक एक स्टूडेंट ने हवा में एक प्लेट को उछाला। वहां पर बैठे सब लोग इस इंसिडेंट को देखकर ये सोच रहे थे कि चल क्या रहा है। वहीं पर रिचर्ड ने उस प्लेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने उस चीज को अपनी डायरी में कैप्चर कर लिया। अब इस कैप्चर करने की क्वालिटी से हुआ ये कि जो प्रॉब्लम उन्हें और दूसरे फिजिसिस्ट को सालों से परेशान कर रही थी, उन्होंने उस सवाल का क्लियर कट जवाब मिल गया। यानी उन्होंने प्लेट और उसके रोटेशन के बीच में एक पैटर्न ढूंढ लिया। तो इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि कोई भी चीज जो हमारे साथ रेजोनेट करती है उसे कैप्चर किया जाए। मगर सवाल आता है कैसे? तो बेसिकली हमें इसके लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। 1, उन चीजों को कैप्चर करो जो हमें इंटरेस्टिंग लगते हो। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो क्या हमें हर चीज को कैप्चर करना है? नहीं। इसके लिए आता है सेकंड स्टेप, जो कहता है कि पहले हमें खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। ये क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हम हेल्दी कैसे बन सकते हैं, आने वाले 10 सालों में मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखता हूँ, एक्सेट्रा। फाइनली थर्ड स्टेप कहता है कि साथ में हमें ये याद रखना है कि हमें उन सारी चीजों के नोट्स नहीं बनाने हैं, जैसे कि बैंक डिटेल्स, अपना पिन नंबर, गवर्नमेंट डिटेल्स, टैक्सेशन डिटेल्स एंड सो ऑन। क्योंकि अगर हमारा कंप्यूटर या फोन हैक हो जाता है जहां पर हमने अपने नोट्स बनाए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन दूसरे इंसान के पास चली जाएगी। सेकंड ब्रेन बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप आता है O, यानी ऑर्गेनाइज। सवाल ये आता है कि इतने सारे नोट्स बनाने के बाद उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें। देखिए, नोट्स को ऑर्गेनाइज करना कुछ किचन में कुकिंग करने की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुकिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि मसाले कहां पर हैं, वेजिटेबल्स कहां पर हैं, ऑयल कहां पर है। जैसे कि एक कुक अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखता है ताकि जब भी वो एक नई डिश बनाए तो उसे वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं जो उसे चाहिए उस डिश को बनाने के लिए। हमें अपना सेकंड ब्रेन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि थ्रू आउट लाइफ में हमें जिस मूवमेंट पर भी वो नोट्स चाहिए हमें वो आसानी से मिल जाए। क्योंकि सेकंड ब्रेन का मतलब है कि थ्रू आउट लाइफ हम अपने नोट्स को कलेक्ट करते रहेंगे और उनके बीच में नए नए पैटर्न्स फाइंड करते रहेंगे। बट अब सवाल आता है कि इतने सारे नोट्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। इसके लिए ऑथर हमें एक पैरा सिस्टम बनाते हैं। ये भी एक एक्रोनिम है। देखिए, दुनिया भर के सारे नोट्स फ्रॉम A to Z कैन बी इजिली ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग दिस पैरा सिस्टम। पैरा सिस्टम कहता है कि हमें सिर्फ 4 फोल्डर्स बनाने हैं अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
एंड देन वी आर डन। और इन 4 फोल्डर्स के अंदर हम अपने बाकी फोल्डर्स डाल सकते हैं। तो अब समझते हैं कि पैरा सिस्टम कहता क्या है। पैरा सिस्टम में पहला फोल्डर पी का बनेगा, यानी प्रोजेक्ट्स का। इस फोल्डर के अंदर हम अपने सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, यानी जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें डालेंगे, जैसे कि असाइनमेंट के नोट्स, कोई माइनर वर्क, कोई क्लाइंट की डिटेल एक्सेट्रा। यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमें अगले 6 महीने तक रिक्वायर्ड हो सकती है, वो सारी चीजें इस फोल्डर के अंदर आएंगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे वो है ए, यानी एरियाज। इस फोल्डर के अंदर हम अपने सारे लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रोजेक्ट सेव करेंगे। जैसे कि हमारा गोल हो सकता है कि हमें अपना वेट लूज करना है और थ्रू आउट उसी वेट को मेंटेन रखना है, तो इस फोल्डर के अंदर वेट लॉस टिप्स होंगी। सिमिलरली अगर हमारा गोल है कि अगले 1 साल में हमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमानी है, तो भी वो सारी फाइनेंशियल डिटेल्स और उसके लिए सारी प्लानिंग के प्रोजेक्ट्स इसी के अंदर आएंगे। कुछ और एरिया जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं वो है फ्रेंड्स, फिनेंसेस, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, कुकिंग, मार्केटिंग, सेल्स एक्सेट्रा। थर्ड फोल्डर जो हम बनाएंगे वो आता है आर, यानी रिसोर्सेज। फोल्डर्स में हम उन टॉपिक्स और इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं जो हमारे फ्यूचर में काम आ सके। इस फोल्डर के अंदर हम वो सारी पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स डालेंगे जो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में काम आ सकते हैं, यानी कोई भी नई रिसर्च जो हम करते हैं, हमारे हॉबी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या पैशन एक्सेट्रा। फाइनली फोर्थ फोल्डर आता है ए, यानी आर्काइव्स। इस फोल्डर के अंदर हम वो सारे फोल्डर डालते रहेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके हैं, यानी वो सारी चीजें जो अभी हमें लग रहा है कि वो हमारे थ्रू आउट लाइफ काम नहीं आने वाली, उन्हें सब हम आर्काइव फोल्डर में डाल देंगे। सेकंड ब्रेन बनाने के लिए थर्ड स्टेप आता है डी, यानी डिस्टिल। देखिए स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि नोट्स कैसे लेने हैं, बट ट्रुथ बी टोल्ड दैट्स गार्बेज। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2 चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं एग्जाम के लिए, तो आप क्या करोगे? आप एक हाइलाइटर लोगे और आपकी बुक में जो भी डेफिनेशन होगी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उन सबको हाईलाइट कर दोगे, राइट? इन शॉर्ट जो भी हमने पूरी बुक में चीजें हाईलाइट करी हैं, वो ऑलमोस्ट पूरी बुक जितनी ही है, यानी कि जब हम एग्जाम के लिए नोट्स को पढ़ेंगे तो भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो सवाल ये आता है कि नोट्स को डिस्टिल कैसे किया जाए ताकि फ्यूचर में जब भी हम नोट्स पढ़ें तो 1 या 2 मिनट में हर चीज हम रिवाइज कर पाए। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर हम किसी भी मीटिंग में हैं, देन हम अपनी मीटिंग रफ नोट्स बना सकते हैं। अगर हम एक आर्टिकल या एक बुक या एक चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो बाद में हम उन चीज के मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम एक पूरी बुक के नोट्स बना रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे नोट्स सिर्फ 5 या 10 पेजेस के हों। अब ये नोट्स 5 या 10 पेजेस में कन्वर्ट कैसे होंगे, ये एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, पहले लगभग 10 से लेकर 20% ही कंटेंट को हाईलाइट करो जो कि आपको लगे इंपॉर्टेंट और मेन है, वो पॉइंट जो आपको पहले से नहीं पता हो या आपके लिए न्यू हो। स्टेप 2, अगेन उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट करो, और ये हम कर सकते हैं उस टेक्स्ट को बोल्ड करने से, अगर हम डिजिटल नोट्स यूज कर रहे हैं। गोल ये है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को 1 या 2 मिनट में एब्जॉर्ब कर सकें। इसके बाद हमें सारे पॉइंट्स को समराइज करना है ताकि हम सारी चीजें 100 या 150 वर्ड्स में कंपाइल कर सकें। देखिए अगर हम 20% टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं तो दोबारा से उसे हाईलाइट करने से वो जो टोटल क्वांटिटी का 5% बन जाएगा, और जो ये 100-150 पेज की समरी बनी है उसमें हम पैराग्राफ्स, आर्टिकल लिंक, वीडियो लिंक अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि विकिपीडिया पेजेस में वर्ड्स को हाइपरलिंक किया जाता है या रेफरेंसेस दिए जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही अब होगा ये कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 या 150 वर्ड्स में समझ सकते हैं, और अगर हमें किसी भी डिटेल में जाना है तो हम उन हाइपरलिंक्स को क्लिक करके उसके अंदर डिटेल वाले नोट्स पढ़ सकते हैं। सेकंड ब्रेन को बनाने का फोर्थ स्टेप आता है ई, यानी एक्सप्रेस। ऑक्टेविया बटलर वॉज बॉर्न इन जून 1947 इन कैलिफोर्निया। उन्हें उनकी सिंगल विडोड मदर ने पाल पोस कर बड़ा किया था, और ये लोग बहुत गरीब थे। ऑक्टेविया बचपन से ही काफी शाय थी और उन्हें माइल्ड डिसलेक्सिया भी था, इसलिए स्कूल में उन्हें बहुत ही बुली किया जाता था और स्कूल उनके लिए हेल बन गया था। जब उन्होंने रियलाइज किया कि बाहर उन्हें कोई इंस्पिरेशन, सपोर्ट या लव नहीं मिल रहा है तो वो इंट्रोवर्ट बन गई। वो दिन भर अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती। उन्हें साइंस फिक्शन राइटिंग का शौक था। जब टीचर्स ऑक्टेविया की राइटिंग देखते तो उसे भारी भारी बातें सुनाते। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है, लेकिन कुछ अच्छे काम जो उन्होंने किए वो था कि उन्होंने अपने सारे आइडियाज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया, उन्हें डिस्टिल किया। लेकिन दुनिया शायद उनका आज नाम नहीं जानती अगर वो 4 स्टेप नहीं करते, यानी ई, एक्सप्रेस नहीं करते, जिसका मतलब है कि वो अपनी बुक पब्लिश नहीं करती। इन केस अगर आपको ऑक्टेविया के बारे में नहीं पता, देन यू शुड नो कि ऑक्टेविया पहली ऐसी फीमेल राइटर है जिन्हें मैक आर्थर फेलोशिप अवार्ड दिया गया। इतना ही नहीं, ऑक्टेविया ने एक बुक लिखी थी, द पैराबल ऑफ द सोअर, जो कि एक हिट थी एंड इट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन 2020। बट ये कोई शॉकिंग बात नहीं है। शॉकिंग बात ये है कि उस बुक में उन्होंने एक इंसिडेंट प्रेडिक्ट किया था जो कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन से काफी मिलता जुलता था। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो नोट्स औरों के आइडियाज को कॉपी करके बनाए हैं, तो कैसे मैं और के आइडियाज को यूज करके एक्शन लूं? देखिए ऑक्टेविया ने जो भी बुक्स लिखी थी उसका इंस्पिरेशन उन्हें औरों की मूवीज और बुक्स देखकर ही मिला था। इन शॉर्ट एवरीथिंग इज अ रीमिक्स। हर आइडिया, हर थॉट एक चीज ऑलरेडी इन्वेंटेड है, हम सिर्फ उन आइडियाज के साथ खेल सकते हैं। देखिए इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं। जब कोई शेफ एक न्यू डिश बनाता है
तो वो भी उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज करता है जो ऑलरेडी किचन में है। और हमारे केस में वो सारे इंग्रेडिएंट्स वो आइडियाज हैं। हम किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनके आइडियाज को अपना बना सकते हैं और काफी सारी आइडियाज को कंपाइल करके एक नए आइडिया में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या नोट्स खत्म हो जाने के बाद उन नोट्स को डिलीट कर दिया जाए? एंड द आंसर इज नो, नेवर डिलीट योर नोट्स। आई रिपीट, नेवर। लेट्स से आपने 12th में एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी एंड देन लेटर ऑन उन नोट्स को डिलीट कर दिया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद, जॉब मिलने के बाद आपका बॉस उसी टॉपिक पर आपको एक प्रेजेंटेशन या स्पीच देने के लिए कहता है और उस वक्त हमें बहुत रिग्रेट होगा कि काश हमने उन नोट्स को डिलीट ना किया होता। दोस्तों, अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो आपको बाकी बुक्स भी अच्छी लगेंगी, जैसे कि ब्रेन रूल्स, डीप वर्क एक्सेट्रा। अगर आप ये सारी बुक्स की समरीज हिंदी में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 180 से ज्यादा बुक समरीज फ्रीली अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इस एप्लीकेशन में एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। इस ऐप को 1.5 लाख लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। एनीवेज, मैं आपके लिए एक बार पूरी वीडियो समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ऑथर की स्टोरी देखी थी कि कैसे उनका गला खराब हुआ और वो महीनों तक पेन को सहते रहे, लेकिन जब उनकी मेमोरी में असर पड़ने लगा तो उन्होंने नोट्स लेना स्टार्ट किया, यानी अपना सेकंड ब्रेन करना स्टार्ट किया। और जब वो एक साथ नोट्स को देखते थे, यानी डेटा को देखते थे, तो उन्होंने उसमें पैटर्न देखा और अपनी बीमारी को ठीक करवा दिया। सेम चीज उनके साथ हुई जब वो एनालिस्ट का काम कर रहे थे। अगेन उन्होंने नोट्स लिए, उसमें पैटर्न देखा और वो उसमें बेस्ट बन गए। फिर हमने सेकंड ब्रेन बनाने के लिए कोड फॉर्मूला देखा, जहाँ पे सी का मतलब था कैप्चर, ओ का ऑर्गेनाइज, डी का डिस्टिल और ई का एक्सप्रेस। ऑर्गेनाइज करने के लिए 4 स्टेप फॉर्मूला था जो कि पैरा एक्रोनिम से हम याद कर सकते हैं, यानी हम सिर्फ 4 ही फोल्डर्स बनाएंगे। पहला फोल्डर होगा प्रोजेक्ट्स, यानी शॉर्ट टर्म चीजें उस फोल्डर के अंदर आएंगी। नेक्स्ट था ए यानी एरिया, यानी जिसमें लॉन्ग टर्म चीजें हैं, हमारे बड़े गोल्स हैं, वो इस फोल्डर के अंदर आएंगे। आर था रिसोर्सेज, यानी कोई भी वीडियो, कोई अच्छी बुक, कोई अच्छी क्लिप, कुछ ऑडियो, वो सारी चीजें हम इस रिसोर्सेज फोल्डर में डालेंगे। और फाइनली था आर्काइव, यानी हम कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि वो फ्यूचर में काम नहीं आएगा तो भी वो सारे फोल्डर्स हम इस आर्काइव फोल्डर में शिफ्ट कर देंगे। एंड दैट्स इट। अगर आप लंबे समय तक ये चीजें करते रहेंगे तो यू विल हैव योर सेकंड ब्रेन। दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।